हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके परिवार के सभी सदस्य भी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गत वर्षों में पिछले वर्षों में जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हें मैंने लिया है और उनके साथ साथ नए क्वेश्चन भी लिए हैं, तो इन्हें आप जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यानी कि दंड वगैरह नहीं देना चाहिए, क्योंकि दंड जो है ये नेगेटिव वर्ड है। तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। ये किसके लिए आवश्यक है? छात्रों के सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। शिक्षा में अवरोध का क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है कि बच्चा एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रहता है, यानी वो फेल हो जाता है या नहीं आता है। तो यहां पर शिक्षा में अवरोध यानी एक वर्ष से एक ही क्लास में बच्चे का एक वर्ष से अधिक रहना। किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो ये आता है दोस्तों प्रस्तावना कौशल में। ठीक है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो कहते हैं वो हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। और क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है अनुबंधन वो किसका है? वो तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों आपका स्किनर का। और इसके जो अन्य नाम है दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं। क्रिया प्रसूत को हम कहते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी, अगर आ जाए तब भी यही है। ठीक है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है। तो इसका जो अंग नहीं है वो है अंत प्रज्ञ अवस्था। ठीक है। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र में संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से जो संबंधित नहीं है वो है अनुमूल्यन। ठीक है। कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अधिगम का जो वक्र होता है वो लंबवत नहीं होता है, तो लंबवत अधिगम का यानी लर्निंग का वक्र नहीं है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इंपॉर्टेंट ये है, कहा था गिलफोर्ड ने। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है दोस्तों? समस्या की पहचान करना, क्योंकि जब तक समस्या की समाधान क्योंकि समस्या का समाधान करने के लिए समस्या की पहचान करना जरूरी है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब क्या होगा? जब संज्ञानात्मक भावात्मक एवं मनोचालक पक्षों का विकास होगा, यानी बालक के सभी पक्षों का विकास होगा, तभी अधिगम यानी लर्निंग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगी। नेक्स्ट, स्मृति एवं बोध के शिक्षण प्रतिमान में अनुपस्थित सोपान कौन सा है? तो इसमें जो अनुपस्थित सोपान है वो है आपका अन्वेषण। मानव का विकास प्रारंभ होता है, तो मानव का विकास जो प्रारंभ होता है वो होता है गर्भावस्था से, जब बच्चा गर्भ में होता है तभी। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों R.M. गैने। किशोरावस्था को तनाव एवं संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहा है? तो ये किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार की कई टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, तो इसमें जो समय लगता है भारतीय प्रतिमान में वो है हमारा 36 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट, सीखने का पठार संबंधी कथन किसका है? तो ये कथन है गेट्स एवं अन्य का। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी समाप्त नहीं होता, ये जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। इसे कहते हैं हम निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संशोधन, यह है आपका 86वां संशोधन। इसे भी लर्न करेंगे। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे मैकडूगल, और इन्होंने क्या बताई है? 14 जो है वो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, और 14 ही इनके क्या बताए हैं? संवेग बताए हैं। ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है
हावर्ड गार्डनर ने। ठीक है, डिसलेक्सिया हम पढ़ चुके हैं। डिसलेक्सिया क्या होती है? पढ़ने या वर्तनी यानी स्पेलिंग में जो कठिनाई होती है वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। इसके बाद डिसग्राफिया, देखिए ग्राफ मीन्स लिखना, तो यहां से जहां पर भी ग्राफ शब्द है वहां पर आप लिखने से जुड़ी अक्षमता को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यानी राइटिंग डिसएबिलिटी, डिसग्राफिया। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया का संबंध किससे है? शारीरिक असमन्वयता से इसका संबंध है। और इस तो डिस्प्रेक्सिया की बात हो रही थी। डिस्प्रेक्सिया क्या है? शारीरिक असमन्वयता। इसमें क्या होता है कि दिमाग जो है शरीर के अंगों को सही निर्देश नहीं दे पाता है, उसमें असमर्थ होता है। अफेजिया, अफेजिया या डिस्फेजिया, ये क्या होती है? भाषा या संवाद को समझने या व्यक्त करने की अक्षमता जो है वो अफेजिया या डिस्फेजिया होती है। उसके बाद डिसकैलकुलिया, देखिए कैलकुलिया जो के यानी कैलकुलेशन से संबंधित हो गई, तो कैलकुलेशन किसमें होती है? हमारी गणित में होती है। तो डिसकैलकुलिया जो है वो गणित संबंधी विकार है। इसके अलावा दो नए विकार के बारे में आपको बताऊंगा। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये क्या है? सुनी हुई आवाजों या निर्देशों का सही अर्थ ना निकाल पाना, यानी हमारा माइंड जो है वो, हमारे कान जो है, जो कानों से बात सुनी जाती है, जो निर्देश सुनता है, उनको सही प्रकार से प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है उनकी। इसके बाद नेक्स्ट विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि देखे गए चित्र या शब्दों को सही रूप से ना समझ पाना जो है वो विजुअल में है, और अगर सुनी आवाजों निर्देशों को नहीं समझ पाएगा तो वो ऑडिटरी में आ जाएगा। फिर समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो समावेशी कक्षा क्या होती है? जिसमें सभी प्रकार के बच्चों का समावेश होता है, चाहे वो कमजोर हो, मंदबुद्धियों, मेधावी हो या नॉर्मल हो। तो उसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है सुविधा प्रदाता या फिर मार्गदर्शक की। अच्छा, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रेरित करना चाहिए, यानी उन्हें एनकरेज करना चाहिए। कोलर किससे संबंधित है? कोलर का संबंध जो है दोस्तों अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? ये सभी क्वेश्चन देखिए पिछली बार टेट में पूछे गए हैं, उन्हीं पेपर से क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, और ये नेक्स्ट पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल प्रवृत्ति की संख्या जो बताई है मैकडूगल ने वो 14 बताई है, और इनके संवेग भी 14 ही बताए हैं। ठीक है, अब एक आता है मानसिक उद्वेलन, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो ब्रेन, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। ब्रेन स्टॉर्मिंग किससे संबंधित है? वो है समस्या समाधान से संबंधित है, इसके शिक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मानसिक उद्वेलन का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट, इसका आविष्कार किया था एलिक्स एफ ऑसबॉर्न। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो कुत्ता जो एक विषय था दोस्तों वो था इवान पावलोव ने। इन्होंने जो है वो कुत्ते पर प्रयोग किया था, और इनके प्रयोग का क्या नाम है? इसका नाम है हमारा, याद रखिए, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, इंग्लिश में से बोलेंगे आप क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इनकी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम हमारा बिल्ली पर आ जाए, कैट पर, तो कैट पर किया था हमारा प्रयोग थॉर्नडाइक ने। कैट पर किसने प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, और इनका प्रयोग जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है ना? क्या कहलाता है? ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि। और अगर चूहे की बात हो जाए तो चूहे पर किया था स्किनर ने। ठीक है, स्किनर का प्रयोग क्या कहलाता है हमारा? स्किनर का कहलाता है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि इसका नाम हो जाएगा हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्या कहलाएगा ये? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तीनों को आपको याद रखना है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन
स्किनर का है, शास्त्रीय अनुबंधन जो है पावलोव का है, और ट्रायल है प्रयास व त्रुटि जो है वो हमारा थार्नडाइक का। मौलिकता, नमनीयता व प्रवाह किसके घटक हैं? तो ये तीनों घटक हैं सृजनात्मकता के। युजुत्सा है, युजुत्सा क्या है? ये है मूल प्रवृत्ति, और ये जो 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं मैकडूगल ने, उनमें से ही एक प्रवृत्ति है। और इसका जो संवेग है दोस्तों वो क्या है? क्रोध है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं सामाजिक परिवेश जन्य तथ्य, ठीक है। ये सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कई बार कहीं विकास के सिद्धांत दे देंगे और उसमें तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? हरलॉक ने, एलिजाबेथ हरलॉक। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण ये कहलाता है। और ये प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? प्रत्यक्षीकरण को जो है इंग्लिश में हम कहते हैं परसेप्शन। क्या कहते हैं? परसेप्शन। और ये होता क्या है? देखिए, किसी वस्तु या किसी घटना को जो है वो जब मनुष्य अपनी इंद्रियों, यानी कि जो हमारी इंद्रिय हो गई आंख, नाक, कान आदि के द्वारा जो है जब हम उसे देखते हैं और महसूस करते हैं और उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, तो यही मानसिक प्रक्रिया जो है वो प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन कहलाती है, ठीक। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी हमने पढ़ा है पीछे, क्या है? थॉर्नडाइक ने। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि का स्तर कितना होता है दोस्तों? वो होता है आपका 90 से 109 के बीच। तो 90 से 109 तो हो गई आपकी सामान्य बुद्धि। उसके बाद 110 से लगाकर 119 तक जो बुद्धि कहलाएगी वो आपकी होती है कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। कुशाग्र बुद्धि यानी कि आज जिसे बोलते हैं हम सुपीरियर। इसके बाद 120 से लगाकर 139 तक ये हो जाएगी आपकी परखर बुद्धि, परखर बुद्धि की श्रेणी में आ जाएगी है। और 140 से ज्यादा जो है बुद्धि होती है वो होती है प्रतिभाशाली बुद्धि। और ये सारे जो स्तर दिए गए हैं वो दिए गए हैं किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा, ठीक है। इसे भी याद रखिए कि सारा जो वर्गीकरण किया गया है वो टर्मन के द्वारा किया गया है। तरल एवं क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं आपके कैटल, रेमंड कैटल। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था स्किनर ने। ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है? यह है परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक। विकास की पूर्व संकेतात्मक अवस्था किसने दी है? तो ये अवस्था दी है जीन पियाजे ने। इन्होंने विकास की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। MPPI परीक्षण का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो MPPI टेस्ट है इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है व्यक्तित्व के यानी पर्सनैलिटी के मापन में किया जाता है। अच्छा, MPPI की फुल फॉर्म क्या है? मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, ठीक है। और इसके आविष्कारक कौन है? हैथवे और मैककिनले, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखें। अधिगम में निम्न हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम के लिए सर्वाधिक जो आवश्यक है वो है अभिप्रेरणा, ठीक है। शैशवकाल का समय है, शैशवकाल का समय जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? मानव का अधिगम जो है वो प्रयोजन पूर्ण है, यानी कि वो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए होता है, ना कि बेकार। तो प्रयोजन पूर्ण या उद्देश्य पूर्ण होता है। कोहलर अपने प्रयोग से यही सिद्ध करना चाहते थे।
किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की है? ये भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन, हर्बर्ट ने किया है। निम्नलिखित में से इंद्रियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो दोस्तों इंद्रियों के आधार पर जो है व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा की है वो की है आपके स्प्रेंजर ने। ठीक है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये किसका कथन है? ये है आपका क्रो का कथन। ठीक है। नेक्स्ट, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसके अनुसार होता है? अनुकरण एवं प्रबंधन के फल स्वरूप। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, मैकडूगल ने। इन्होंने 14 ही बताई हैं हमें मूल प्रवृत्तियां, और 14 ही बताए हैं इनमें संवेग, यानी हर मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों डंबिल का। ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से किसको जो है वो सूजन शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है सर फ्रांसिस गाल्टन, और इन्होंने ये दिया था 1883 ईस्वी में। ठीक है। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? इंपॉर्टेंट, ये किया है आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वो किया है हमारा स्पेयरमैन ने। बालू का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, बालू सिद्धांत कह लीजिए या परमाणुवादी सिद्धांत कह लीजिए। ठीक है। ये किसके उपनाम है? ये है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के। ठीक है। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था हमारा थॉर्नडाइक ने। ठीक है। देखिए, एक तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत होता है, एक होता है बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बहुबुद्धि दिया था हमारा हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है। और ये बहुकारक सिद्धांत जो है वो दिया है थॉर्नडाइक ने। तो बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया था, और इन्होंने बताई थी हमें 8 प्रकार की बुद्धियां। अच्छा, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था लुईस थर्स्टन ने।